हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज की एक नई वीडियो में, जिसमें हम देख रहे थे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की पिछली वीडियो में हमने देखा था गंगा घाटी वाला क्षेत्र। आज हम देखेंगे यमुना घाटी वाला क्षेत्र और टॉन्स नदी वाला जो क्षेत्र है। तो जब हम धरासू से आगे बढ़ते हैं तो हम NH 134 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो NH 134 में आगे बढ़ने पे सबसे पहले जो पड़ता है वो पड़ता है ब्रह्मखाल नामक बाजार। इसी ब्रह्मखाल के आगे है प्रकटेश्वर गुफा। ये ध्यान रखना है, प्रकटेश्वर गुफा है ब्रह्मखाल में। ब्रह्मखाल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं सिलक्यारा बैंड। ये सिलक्यारा पिछले साल बहुत चर्चाओं में रही थी, यहाँ पे जब मजदूर फंसे थे टनल के अंदर। जो ये सुरंग है, जो यहाँ सुरंग बन रही है, ये बन रही है सिलक्यारा टू बड़कोट। पहाड़ी को काट के अंदर से सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग की जो लंबाई होगी वो होगी 4.531 किलोमीटर, लगभग 4.5 किलोमीटर की ये सुरंग होगी। और ये बनेगी NH 134 पर, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस सुरंग पे अभी कार्य चल रहा है, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस डबल लेन सड़क सुरंग का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन पूरा अभी तक नहीं हुआ है। निर्माण के बाद यह उत्तराखंड की सबसे लंबी डबल लेन रोड टनल बन जाएगी। ये जो टनल बन रही है सिलक्यारा वाली, ये उत्तराखंड की सबसे लंबी टनल बनेगी, सबसे लंबी टनल होगी, क्योंकि ये 4.5 किलोमीटर की है। इतनी लंबाई की अभी तक कोई दूसरी टनल नहीं है, और ये डबल लेन है। डबल लेन रोड टनल। डबल लेन का मतलब है एक साइड से गाड़ी जाएगी एक लेन से और दूसरी साइड से आएगी, मतलब दोनों लेन अलग अलग है। इस सुरंग के बन जाने के बाद धरासू से यमुनोत्री की दूरी 21 किलोमीटर कम हो जाएगी। जब ये सुरंग बन जाएगी सिलक्यारा वाली, तो धरासू से यमुनोत्री की दूरी कम हो जाएगी 21 किलोमीटर, क्योंकि अभी हमें राड़ी टॉप के ऊपर जाना पड़ता है, राड़ी टॉप से होके जाना पड़ता है। लेकिन तब हमें राड़ी टॉप नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान में उत्तराखंड की सबसे लंबी डबल लेन रोड टनल है चंबा टिहरी वाली। जो चंबा टिहरी में जो रोड टनल है अभी सबसे लंबी वो है, जिसकी लंबाई है 440 मीटर। टनल की लंबाई है 440 मीटर। यह सुरंग ऑस्ट्रेलियाई तकनीक द्वारा बनाई है। ये एक सुरंग निर्माण की एक टेक्निक है, ऑस्ट्रेलियाई तकनीक, ऑस्ट्रेलियाई टेक्निक, उसके थ्रू ये बनाई गई है। सिलक्यार के बाद पड़ता है राड़ी टॉप, NH 34 पर स्थित है। फिर आता है बड़कोट। बड़कोट हमने देखा था एक तहसील है और एक नगर पालिका भी है। बड़कोट का प्राचीन नाम है राजगढ़ी। राजगढ़ी है बड़कोट का प्राचीन नाम। बड़कोट NH 134वां NH 507 के मिलन पर स्थित है। मतलब NH 34, NH 134 और NH 507 ये दोनों यहाँ पे आपस में मिलते हैं। बड़कोट में प्रसिद्ध रवाई सरदोत्सव विकास मेला मनाया जाता है या फिर आयोजन किया जाता है। रवाई जो है सरदोत्सव विकास मेला वो कहाँ मनाया जाता है? बड़कोट में। बड़कोट के निकट तिलाड़ी, ये तिलाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है इतिहास में। तिलाड़ी नामक इतिहास पर उत्तरकाशी और टिहरी के लिए तथा टिहरी उत्तरकाशी की संपूर्ण रवाई घाटी के लिए एक ऐतिहासिक स्थल है। ये जो टिहरी जो राजवंश थे, इनका जो क्षेत्र था ये उसके अंतर्गत आता था। और इस तिलाड़ी नामक स्थान में एक रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को, जिसमें टिहरी जो राजा थे उस टाइम, राजा नरेंद्र शाह, उनका वजीर था दीवान चक्रधर जुयाल। दीवान चक्रधर जुयाल तो था, इसने यहाँ पर एक सभा हो रही थी रवाई के लोगों की, वन आंदोलन टाइप में उसकी सभा हो रही थी। तो इसमें इसने दीवान चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलवा दी थी, जिस कारण इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चला दी थी लोगों पर, वैसे यहाँ पर दीवान चक्रधर जुयाल ने रवाई के लोगों पर यहाँ पर गोलियां चलवाई थी। इसलिए जो दीवान था चक्रधर जुयाल, इसे
उत्तराखंड के जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन सरकारी जो आंकड़े हैं वो हमेशा कम बताते हैं। सरकारी आंकड़ों में 17 या 18 बताए गए। बड़कोट के बाद आता है नंदगांव। ये NH 34 पर स्थित है। जब यहाँ पर रेल परियोजना शुरू होगी, रेल मार्ग बनेगा, तो उसका एक अंतिम स्टेशन होगा। बड़कोट में पूर्व काल में इडिया जाति का गढ़ हुआ था। टिहरी के 52 गढ़ थे, उनमें से एक गढ़ हुआ करता था ये। खरादी। खरादी एक वाटरफॉल है, खरादी जल प्रपात, NH 134 पर। खरादी की बात है। श्यान चट्टी। चट्टी के बाद आता है डाबरकोट। डाबरकोट के बाद आता है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी के पास यमुना नदी में हनुमान गंगा का संगम होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का संगम होता है यमुना में। उसके बाद आता है नारद चट्टी। नारद चट्टी में यमुना में नारद गंगा का संगम होता है। नारद चट्टी में नारद गंगा में यमुना में समाहित हो जाती है। फिर आता है फूल चट्टी। फूल चट्टी मौसमी फलों के लिए एक प्रसिद्ध है। फूल चट्टी मौसमी फलों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। खरसाली। खरसाली है फिर खुशीमठ। खुशीमठ है इसका प्राचीन नाम। खरसाली माँ यमुना का मायका है। माँ यमुना का मायका किसे कहा जाता है? खरसाली को। यह शीतकाल आवास है माँ यमुना का। यमुना डोली की पूजा खरसाली में शनिदेव मंदिर में की जाती है। सावन की मकर संक्रांति को यहाँ मेला लगता है, जिसे शनि मेला या खरसाली मेला कहा जाता है। फिर इसी क्षेत्र में पड़ता है गुलाबी कांठा बुग्याल। हनुमान चट्टी, फूल चट्टी और खरसाली क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में स्थित पवाली कांठा बुग्याल, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। पवाली कांठा बुग्याल। खरसाली के सामने पड़ता है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी में यमुना में हिरण्यबाहु नदी। जानकी चट्टी में यमुना नदी में हिरण्यबाहु नदी का संगम होता है। यमुनोत्री धाम हेतु सड़क मार्ग का अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी है। मतलब जो NH 134 है वो जानकी चट्टी नामक स्थान पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जानकी कुंड है। जानकी चट्टी में जानकी कुंड है। फिर हम पहुंचते हैं यमुनोत्री, जो 4 धामों में पहला धाम है। 4 धामों का प्रथम पड़ाव यमुनोत्री है। हरिद्वार से इसकी दूरी 237 किलोमीटर है। यह माँ गंगा को समर्पित है तथा यमुना के बाएं तट पर है। यमुनोत्री जो है वो यमुना जी के बाएं तट पर स्थित है। मंदिर के कपाट बैसाख शुक्ल की अक्षय तृतीया को खुलते हैं और भैया दूज को बंद होते हैं। शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद डोली को खरसाली लाया जाता है। खरसाली यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले है। यहाँ सोमेश्वर देवालय भी स्थित है, एक मंदिर है सोमेश्वर देवालय। खरसाली गांव के उनियाल पंडित यमुनोत्री की पूजा अर्चना करते हैं। उनियाल नामक ब्राह्मण जो होते हैं खरसाली की, वो यहाँ पूजा करते हैं यमुना मंदिर में। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी नरेश प्रताप शाह ने करवाया था और इसका पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी रानी गुलेरिया प्रताप शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया और महारानी गुलेरिया द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। यमुना को कालिंदी या सूर्य की पुत्री भी कहते हैं और यमराज की बहन कालिंदी और सूर्यपुत्री, ये इसके उपनाम है माँ यमुना के। मंदिर के निकट सूर्य कुंड, तप्त कुंड तथा गौरी कुंड स्थित है। यमुनोत्री स्थित सूर्य कुंड या फिर तप्त कुंड उत्तराखंड के सभी गर्म कुंडों में से सबसे गर्म कुंड है सूर्य कुंड या तप्त कुंड, जो स्थित है यमुनोत्री में। इस कुंड में आलू चावल डालने से पक जाते हैं, जिसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यमुनोत्री में ही दूसरा स्नान योग्य गर्म कुंड है गौरी कुंड। ये गौरी कुंड है जहाँ लोग स्नान करते हैं। यमुनोत्री से कुछ दूरी पर एक दिव्य शिला भी स्थित है। यमुनोत्री मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सप्तऋषि कुंड, जहां से मां यमुना का उद्गम माना जाता है।
यमुनोत्री में ही है सप्तऋषि कुंड, यमुनोत्री से 16 किलोमीटर ऊपर, जहां से माँ यमुना का उद्गम माना जाता है। इस सप्तऋषि कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर, ध्यान रखने वाली बात है, इस सप्तऋषि कुंड को पुराणों में क्या कहा गया है? मलिंग सरोवर। यमुना का उद्गम बंदरपूंछ ग्लेशियर में स्थित सप्तऋषि कुंड से होता है। एक बंदरपूंछ ग्लेशियर है यमुनोत्री में, यमुनोत्री से ऊपर, जहां स्थित है एक सप्तऋषि कुंड, और इस कुंड से ही उद्गम माना जाता है मां यमुना का। बंदरपूंछ 3 शिखरों श्रीकंठ, बंदरपूंछ और यमुनोत्री कांठा का सामूहिक नाम है। बंदरपूंछ जो है वो 3 ग्लेशियरों को मिला के उसका नामकरण हुआ है बंदरपूंछ। पहला है श्रीकंठ, दूसरा है बंदरपूंछ, तीसरा है यमुनोत्री कांठा, जिसे प्राचीन काल में, इस बंदरपूंछ को प्राचीन काल में क्या कहा गया है? कालिंदी पर्वत। इसी कारण यमुना को कालिंदी नदी भी कहते हैं। मतलब जब इसको कालिंदी पर्वत कहा गया, कालिंदी पर्वत से क्या निकल रही है? नदी निकल रही है, तो इस नदी को ही हमने कह दिया कालिंदी नदी, और ये है पुराणों में। पौराणिक दृष्टि से यमुना को सूर्य की पुत्री, शनि एवं यम की बहन, सूर्य की पुत्री कहा गया है, शनि और यमराज की बहन, और कृष्ण की पटरानी, ये उपनाम है पुराणों में कहा गया जो मां यमुना को। यमुनोत्री क्षेत्र में स्थित है देवदामिनी बुग्याल। यमुनोत्री क्षेत्र में क्या है? देवदामिनी बुग्याल। यमुनोत्री ग्लेशियर में ही बंदरपूंछ पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 6315 मीटर। दूसरा है श्रीकंठ पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 6738 मीटर, और यमुनोत्री पर्वत जो है उसकी ऊंचाई है 6400 मीटर। यमुनोत्री में ही यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यमुनोत्री में क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर भी है एक, जिसका क्षेत्रफल है 10 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये गंगोत्री वाला क्षेत्र, यमुनोत्री वाला क्षेत्र खत्म हो चुका है। अब जाएंगे हम प्रोला से हर की दून की ओर, टॉस नदी वाले क्षेत्र में। तो प्रोला में उससे वहां लगता है एक मेला, देवलांग मेला, गैर बनाल पट्टी, गंगताड़ी पट्टी में राजा रघुनाथ राजा रघुनाथ का मंदिर है, जहां देवलांग मेला मनाया जाता है। देवलांग मेला तथा सिद्धेश्वर धनारी पुजार गांव का दिलंक मेला। देवलांग मेला लगता है रवाई एरिया में, और सिद्धेश्वर का जो दिलंक मेला, ये नाम में थोड़ा लगभग सेम लग रहे हैं, लेकिन दिलंक अलग है और देवलांग अलग है। इस क्षेत्र में है केदारकांठा बुग्याल, गैर बनाल सरनौल ऊपरी क्षेत्र में केदारकांठा बुग्याल स्थित है। यही है एक दूसरा मानेक बुग्याल, जो आता है राजगढ़ी में, राजगढ़ी क्षेत्र में, और इसी के पास है सरुताल। यहाँ पर सरुताल बुग्याल भी है। यह बुग्याल भी राजगढ़ी सरनौल होते हुए पैदल मार्ग पर पड़ता है तथा मानेक बुग्याल से लगा हुआ है। यहाँ एक दूसरा बुग्याल है सरुताल। यहाँ एक ताल है फाज खंडी बयाताल। इसकी एक विशेषता है कि इसमें उबलता हुआ जल होता है, मतलब इसमें उबलता हुआ जल दिखाई देता है हमें। इसकी एक विशेषता है फाजखंडी बयाताल की। इसके निकट में सरुताल बुग्याल, मानेक बुग्याल। बात है नौगांव। नौगांव में देखें यमुना व कमल नदी, यमुना जो आ रही है यमुनोत्री से, और कमल नदी आ रही है प्रोला के ऊपरी क्षेत्र से। इन दोनों का क्या यहाँ पे संगम होता है। यहाँ पे यू कोस्ट का प्रौद्योगिक संस्थान केंद्र टीआरसी सेंटर भी है। नौगांव में ही है मंजियाली का सूर्य मंदिर। ये बहुत पेपरों में आता है, मंजियाली का सूर्य मंदिर। इसकी शैली है पुष्पक। मंजियाली के सूर्य मंदिर की शैली है पुष्पक शैली,
और ये निकट है कमल नदी के निकट में स्थित है मंज्याली का सूर्य मंदिर। यही एक गुफा है श्रृंगी गुफा। प्राचीन समय में ये मुंगरागढ़ क्षेत्र में आता था। जो ये एरिया ये मुंगरागढ़ के नाम से हुआ करता था। फिर है नौगांव में ही हुडोली नामक स्थान। हुडोली से प्राग ऐतिहासिक कालीन क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, जिसमें नीले रंग के शैल चित्र नीले रंग के जो शैल चित्र हैं वो उत्तराखंड में केवल हुडोली नामक स्थान में पाए गए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड में कहीं नहीं मिले हैं। फिर बढ़े हम कमल नदी की ओर, तो उसके किनारे पड़ता है प्रोला। कमल नदी के तट पर स्थित प्रोला एक पुरातात्विक स्थल है। प्रोला को कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है। प्रोला हरकी-दून का प्रवेश द्वार भी है, क्योंकि इससे आगे लगती है हरकी-दून घाटी। प्रोला को महाभारत सर्किट व स्वदेश दर्शन योजना से जोड़ा गया है। यहीं पाया गया देवढुंगा यज्ञशाला। यहीं प्रोला के निकट पाई गई है देवढुंगा यज्ञशाला। प्रोला के निकट कमल नदी में देवढुंगा ऐतिहासिक स्थल है एक। यहाँ से कुड़िंद शासक अमोघ भूति, जो कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था, वो था अमोघ भूति, द्वारा यहाँ यज्ञ कराया गया। अश्वमेघ नामक यज्ञ करवाया गया था अमोघ भूति के द्वारा कमल नदी के तट पर। यह अश्वमेघ यज्ञ वेदिका उड़ते हुए गरुड़ के आकार की है। ये देख रहे हैं आप, ये कुछ उड़ता हुआ जो गरुड़ होता है उसके टाइप की लग रही है। एच एन बी जी ओ मतलब हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ उत्खनन में चित्रित धूसर मृद भांड शुंग और कुषाण कालीन पुरावशेष मिले और कुड़िंद कालीन शासकों की मुद्राएं मिली है। कुड़िंद शासकों की मुद्राएं मिली है यहाँ पे। यहीं पड़ता है कमलेश्वर महादेव मंदिर। प्रोला से कुछ दूरी पर जरमोली गांव या जखमोला गांव में यहाँ कमल नदी का उद्गम क्षेत्र है। कमलेश्वर मंदिर के निकट ही कमल नदी का उद्गम क्षेत्र है। यह मंदिर शिव को समर्पित है। यही एक आश्रम है कपुली मुनि आश्रम। ये पड़ता है रामसिरई घाटी में। रामसिरई घाटी का नाम आपने सुना होगा, जहां लाल चावल पाए जाते हैं। यही एक जगह है देवल गांव, बरनी घाट के निकट यमुना घाटी के देवल गांव में सैंधवकालीन साक्ष्य मिले। देवल गांव में सैंधवकालीन साक्ष्य मिले हैं। फिर आज आगे बढ़ता है मोरी। मोरी टॉस नदी के तट पर स्थित है। मोरी में सिडकुल मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट है, मतलब सिडकुल का मिनी औद्योगिक आस्थान है। सिडकुल तथा त्यूणी के बीच टॉस नदी पर 30 किलोमीटर रिवर राफ्टिंग स्ट्रेच, मतलब मोरी से त्यूणी के बीच में रिवर राफ्टिंग की जाती है टॉस नदी पे। 2018 में मोरी में टॉस नदी पर 60 मेगावाट की एक परियोजना निर्माणाधीन है। उसका शिलान्यास है मोरी नेटवाड़ परियोजना के नाम से, जिसका निर्माण SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड कर रही है। और ये रॉयल्टी देगी उत्तराखंड सरकार को 12% बिजली मुफ्त देकर। आगे यहाँ पड़ता है आराकोट नामक स्थान। आराकोट पावर नदी के किनारे हिमाचल बॉर्डर पर स्थित है। हमने देखा था जो आराकोट नामक स्थान है वो उत्तरकाशी और हिमाचल की बाउंड्री पर स्थित है। और यहाँ पास से निकलती है पावर नदी, जो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश का बाउंड्री बनाते हुए आगे बढ़ती है। आराकोट को गिरगिट ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। आराकोट में आराकोट अस्कोट यात्रा का अंतिम पड़ाव है। आराकोट अस्कोट एक यात्रा होती है प्रत्येक 10 वर्ष में, ये उसका अंतिम पड़ाव है। 2024 में छठवीं यात्रा हुई थी अस्कोट आराकोट यात्रा की। नैनीताल की पहाड़ संस्था एक, यह
1974 से प्रत्येक 10 वर्ष में 45 दिनों की यात्रा आयोजित कर रही है, जिसकी लंबाई है 1550 किलोमीटर। मतलब आराकोट कहाँ है? उत्तरकाशी में। और अस्कोट है पिथौरागढ़ में। उत्तरकाशी से लेकर उत्तरकाशी के आराकोट और अस्कोट के बीच की दूरी हो जाती है 1150 किलोमीटर। मतलब वो पिथौरागढ़ से शुरू करते हैं यात्रा और आते हैं उत्तरकाशी के आराकोट में। तो इसमें उन्हें दूरी तय करनी पड़ती है 1150 किलोमीटर, और ये होती है पैदल। यात्रा सांस्कृतिक पैदल अभियान है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक पैदल यात्रा है। पिथौरागढ़ के अस्कोट से उत्तरकाशी के आराकोट तक ये यात्रा होती है। सबसे लंबी यात्रा है उत्तराखंड की। इस अभियान की 5वीं यात्रा 2014 में हुई थी और अब 2024 में होगी, मतलब हो चुकी है। नेटवाड़, नेटवाड़ रूपिन और सुपिन नदी का संगम है। नेटवाड़ में रूपिन नामक नदी और सुपिन नामक नदी का संगम होता है। रूपिन हिमाचल प्रदेश की डोडा क्वार्क श्रेणी से आती है और सुपिन आती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। नेटवाड़ में टॉस नदी के तट पर है पोखू देवता का मंदिर। इस पोखू देवता को गढ़वाल का न्याय का देवता भी कहा जाता है। फिर आगे पड़ता है सांकरी नामक स्थान, सूपी नदी के तट पर स्थित, जिसे ट्रैकर्स का स्वर्ग, सूपी नामक नदी के जो किनारे है सांकरी गांव, इसे ट्रैकर्स का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण ट्रैक जाते हैं। हरकी-दून के लिए, केदारकांठा के लिए यहीं से ट्रैक शुरू होते हैं। फिर ये सांकरीगढ़, सांकगढ़ हुआ करते थे टिहरी राजाओं के टाइम पे। फिर आगे पड़ता है जखोल नामक गांव। जखोर मोरी ब्लॉक के अंतर्गत ट्रैकिंग हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ से देव क्यारा बुग्याल भराड़सर ताल हेतु क्या जाता है? ट्रैक जाता है यहीं से। फिर आगे आता है अंतिम गांव ओसला, जहां पर शमशु या फिर दुर्योधन का मंदिर स्थित है। यह मोरी ब्लॉक का सीमांत हुआ हरकीदोन घाटी का अंतिम गांव है। यह हरकीदोन घाटी का अंतिम गांव है और मोरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और ये है सुपिन नदी के तट पर। इस क्षेत्र में, ये जो पूरा इलाका है, इस क्षेत्र में इष्ट देवता है शिव या शमशु, जिनकी पूजा होती है यहाँ दुर्योधन के रूप में। दुर्योधन की पूजा यहाँ पर की जाती है उस गांव में। फिर आते हैं हरकीदून घाटी। हरकीदून घाटी का उपनाम है रवाई घाटी। यह घाटी सूपी नदी क्षेत्र में स्थित है, जिसका प्रवेश द्वार पुरोला को कहा जाता है। हरकीदून घाटी का प्रवेश द्वार कौन है? पुरोला, जो कमल नदी के किनारे स्थित है। हरकीदून एक सुंदर बुग्याल भी है। हरकीदून एक घाटी होने के साथ साथ यहाँ पर हरकीदून बुग्याल भी है, जो कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान एवं गोविंद वन्य जीव विहार के अंतर्गत आता है। ये जो पूरा एरिया है वो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद वन्य जीव विहार के अंतर्गत आता है। यह दून समतल घाटी उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से कुछ दूरी पर ज्योंधार ग्लेशियर, ज्योंधार ग्लेशियर तथा बारासु पट्टी है, बारासु घाटी है, ज्योंधार ग्लेशियर और बारासु पट्टी। अब एक बाली पास है, ये जैसे बाली पास है, ये हरकीदोन घाटी है और ये यमुनोत्री है। यमुनोत्री और हरकीदोन के बीच में है ये बाली पास। बाली पास मतलब बाली दर्रा। अब देखते हैं हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है 1980 और इसका क्षेत्रफल है 472 किलोमीटर स्क्वायर। इस उद्यान का संचालन किया जाता है देहरादून से राजाजी नेशनल पार्क द्वारा। इस उद्यान में कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड, भरल, काला भूरा भालू, थार, ट्रैगोपान, मोनाल, इनका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है।
अब है यही क्षेत्र है गोविंद वन्यजीव विहार। स्थापना है 1955 और क्षेत्रफल है 485.89, लगभग 485 मान के चलेंगे। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार है। जो गोविंद वन्य जीव विहार है वो उत्तराखंड का प्रथम वन्य जीव विहार है। यहाँ मुख्य रूप से कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भर्रल, काराभूला भालू, चकोर और गोल्डन ईगल इनका इनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है रुईसारा ताल, भराड़सा ताल, चाईसील बुग्याल, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। हरकीदून घाटी और यमुनोत्री घाटी के मध्य है बाली पास। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है आपको, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।